स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 2023-24 बीसीएफ आरओआरएम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर्स भी होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि किस टॉपिक से बीसीएफ आरओआरएम जो क्वेश्चन से को उठाता है। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट भी करवाया जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट बीसीएफ आरओ एंड आरए में बैठ रहे हैं तो उनके लिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। और जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल पर न्यू है और अभी तक उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दे, क्योंकि आपको अपकमिंग वीडियो जो हमारे कंप्यूटर के 30-40 क्वेश्चन की पीडीएफ है उस पर भी मिलेगा। और आपको एक दो और केमिस्ट्री के वीडियो आपको मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर ही होंगे, जैसे 2016 के क्वेश्चंस हो गए या 2019 के हो गए। तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और कॉन्सेप्ट तो पूरा मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा बास कर लेते हैं तो मैं श्योर एंड सर्टेन कह सकता हूँ आप 16-17 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में कर ही देंगे, क्योंकि इस हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर शो होंगे और मैं यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो होता है, चलिए देखिए। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, दो चीज़ याद कर लिए। एक याद करिए पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को कहते हैं। और एक याद करिए जिप्सम, एक याद करिए जिप्सम। इन दोनों को वीडियो को अच्छे समझ लेना है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होने वाला है आपका इस वीडियो में। तो पीओपी से क्या बनता है, जिप्सम। जब पीओपी को हीट करते हैं तो जिप्सम बन जाता है। तो पीओपी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जब इसी को हीट कर देते हैं, ठीक है, अब ये पूछा जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अभी सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था, सीआरपीएफ एएसआई का, उसमें पूछा गया था जिप्सम जब बनाते हैं तो कितने डिग्री टेम्परेचर लेते हैं। तो उसमें क्या था, केल्विन में था। तो उसमें 273 जोड़ लेना, केल्विन में आपको वैल्यू मिल जाएगी। सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इस 100 क्वेश्चनों में। तो आप बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है आपको, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। बाद में इसको बैलेंस कर लिया जाता है। तो बैलेंस से आपको नहीं समझना, बस इतना समझ लेना है, पीओपी का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अगर हम इसको पीओपी के फार्मूले को दूसरे तरीके से लिखकर आता है कभी कभार, तो ऐसा भी होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ये भी क्या है, पीओपी का ही फार्मूला है। अगर ऐसे आए या ऐसे आए और जिप्सम का फार्मूला वो होता है, इनको आप ध्यान कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, बस बने रहना है। कह रहा जल के अणु में ऑक्सीजन है। अब देखिए जल के अणु में ऑक्सीजन है और देखिए आप समझिएगा, हमारे पास जल का जो अणुसूत्र होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। जल के अणु में क्या है, ऑक्सीजन पूछ रहा है। तो sp3 है कि sp2 है, कैसे हम निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला लिखा देता हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है, आप इधर देखिए, फार्मूला जो हमारे पास होता है Z बराबर हाफ। इसको शायद मैंने पहले भी करवा रखा है फार्मूले को, आप हमारी प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें देखा होगा। हाफ सेंट्रल मेटल एटम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, CMa प्लस। CMa का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, हो गया प्लस। उसके बाद आता है प्लस जो होगा माइनस चार्ज, यानी माइनस चार्ज। जो माइनस चार्ज होगा वो प्लस हो जाएगा और माइनस कौन सा होगा, वो प्लस होगा, माइनस चार्ज वाला माइनस होगा, प्लस चार्ज वाला प्लस चार्ज। और क्या होता है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, यानी मोनोवैलेंट एटम। ये हमारे पास पूरा फार्मूला होता है जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं। तो मैं अगर बात करूं मोनोवैलेंट एटम की, तो मोनोवैलेंट एटम आप लिख लीजिए MVA। जो मोनोवैलेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये हमारे पास क्या होते हैं, मोनोवैलेंट एटम होते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो समय लगेगा, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। लेकिन मेरा काम क्या है कि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ बताते हुए चलूँ। तो देखिए
अब हम इसका निकालेंगे H2O का। जब निकालेंगे तो आप गौर फरमाइएगा जरा कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है। देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है, यानी सी में क्या होता है, यानी कि एक ऐसा हमको यौगिक दे रखा होगा और वह यौगिक में ऐसा एलिमेंट जो चारों ओर से तत्वों से घिरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को घेर रखा है हाइड्रोजन ने, उसी हिसाब से जो सेंट्रल मेटल एटम वही होगा किसी भी यौगिक में। जैसे मैं बात कर लूँ, मान लीजिए मैं बात करता हूँ XeF2, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। और भी मान लीजिए जब BF3 ले लेता हूँ, BF3, तो BF3 में ए सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि जो तत्व दूसरे तत्वों से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। तो उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो देखिए जरा, आप इधर देखिए, हाइड्रोजन केस की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, या ऑक्सीजन के, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। आप कहोगे सर बाहरी कोश में 8 होता है, तो 6 चले जाएगा, ठीक है 6। प्लस चार्ज यहाँ पर नहीं है, माइनस चार्ज नहीं है। और मोनोवेलेंट एटम कितने यहाँ पर 2, यानी कि हाइड्रोजन 2 बार आया है तो 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 और 2 8, यानी कि आ जाएगा Z बराबर 4। तो Z की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 4। और जब Z की वैल्यू 4 मिल जाए तो आप इधर देख लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप और समझने की कोशिश करिएगा। अगर Z बराबर हमारे पास 2 है तो होता है Sp, Z बराबर अगर 3 आ जाए तो होता है हमारे पास Sp2, और Z बराबर 4 हो जाए तो होता है Sp3। आपके लिए यहीं तक है, बाकी और भी अगर मैं बात करूं Z बराबर 5 मिल जाए तो होता है Sp3D, और अगर मैं आगे बात करूं तो Z बराबर 6 मिल जाए तो होता है Sp3D2, और भी आगे, लेकिन आप 6 तक आप यहाँ तक याद कर लीजिए। अगर Z बराबर 6 तो Sp3D2 होता है, यहाँ तक आपका हो गया। तो अब 4 मिल गए, यानी कि क्या हुए 4 पे होता है Sp3, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा Sp3, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी आंसर राइट हो जाएगा। और मैं आप अगर बात करूं Z बराबर, यहाँ तक हो गया। अगर मैं आपको बताऊं कि Z का एक और फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, वो होता है Z बराबर बॉन्ड पेयर, मतलब सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ये भी होता है, ठीक है। ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ Z बराबर, अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है और उसमें आपको पूछ दे, तब आप क्या फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लगाएंगे। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए इस क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करूँ, इस वाले फार्मूले के लिए मैं लिखता हूँ NH3, यानी कि इधर हमारे पास H है, इधर भी हमारे पास H है, इधर H है, और इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है। अब कहेगा कि इसका बताओ कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। तो इसमें Z की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितने निकल के आएगी, सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर आ जाए, देखिए डबल बॉन्ड अगर आ गया तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो सिग्मा 1 ही होगा, बाकी जो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड में कैलकुलेट हो जाएंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, वीडियो लंबा भले हो जाए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर मिल जाएगा। आप कान में लीड लगा लीजिए और सुनते रहिए और देखते रहिए, बस इतना आप करते रहिए। तो क्या होगा, Z बराबर यहाँ पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 1 है, यानी कि बराबर 4। ये कौन सा होगा, 4 आ गया तो ये भी क्या होगा, Sp3 होगा, ठीक है। तो हमारे पास NH3 क्या है, Sp3 हाइब्रिड होता है, इसको कह सकते हैं हिंदी में संकरित होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा Z के लिए कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर स्ट्रक्चर बना के दे दे फिर भी आप उसका हाइब्रिडाइजेशन आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर फार्मूला दे दे डायरेक्ट किसी का, जैसे H2O का फार्मूला दे दिया था, तब आप इससे निकाल लेंगे, फार्मूला वाला ए और स्ट्रक्चर वाला ए वाला। अब कभी कभार पूछ लेता है कि रिपल्सन किस में ज़्यादा होता है, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूँ रिपल्सन की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिपल्सन की, तो जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। एक मिनट। प्रतिकर्षण जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाया गया है आपके पेपर में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पर देखें। 3 में आपसे कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट की बोतल को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। अब सिल्वर नाइट्रेट है, अब इसको भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं सिल्वर नाइट्रेट को इसलिए रखा जाता है कि वहां पर प्रकाश ना पहुंचे। अगर प्रकाश पहुंच जाएगा तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट उससे रिएक्शन कर लेगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर आप याद कर लीजिए कि इसको हम लोग इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर प्रकाश पहुंच गया अंदर तो फिर ये रिएक्शन कर लेगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश को रोकती है, यानी कि तीसरे का बी आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। तीसरे का आंसर बी राइट होगा क्योंकि वहां प्रकाश ना पहुंचे इसीलिए भूरे रंग की बोतल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। 4 देखिए, 4 में कह रहा है कि अभिकर्मक जिसके साथ एल्डिहाइड व कीटोन दोनों आसानी से क्रिया कर लेते हैं। तो देखिए कुछ कह रहा है कि अभिकर्मक कौन सा ऐसा अभिकर्मक है जो एल्डिहाइड के साथ भी क्रिया कर लेता है और कीटोन के साथ में भी क्रिया कर लेता है। तो हमारे पास वो अभिकर्मक होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ क्रिया करता है। इस कभी बार इसका फार्मूला पूछता है, फार्मूला क्या होता है, RMG, ठीक है, RMgOX, ठीक है, RMgOX करके इसका फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सॉरी यहाँ पर O नहीं होता है, शायद यहाँ पर X ही होता है, RMgX। RMgX क्या होता है, इसका फार्मूला होता है जहाँ पर क्या है, X हमारे पास कोई हेलाइड है, अगर मैं बात करूँ तो X यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ऐसे। और R क्या है, कोई हमारे पास एरिल या एल्किल मूलक है। एल्किल मूलक का मतलब CH3 हो गया और C2H5 हो गया, और एरिल का मतलब होता है C6H5 हो गया। ये हमारे पास एरिल, कभी कभार पूछता है एरिल मूलक, तो एरिल का मतलब क्या होता है, एरिल मतलब जो बेंजीन वाले, यानी कि एरिल है और ए एल्किल है। एल्किल और एरिल में अंतर होता है। एरिल मतलब जो हमारे पास बेंजीन में आ जाए C6H5, और एरिल मतलब जो सिंपल, इसको भी ध्यान रखना, पूछ लेता है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है, दोनों के साथ कर लेता है। अगर मैं बात करूं जो फेलिंग विलियन और सिप विलियन है, ये केवल एल्डिहाइड के साथ ही क्रिया करते हैं, इसको भी ध्यान रखना। फेलिंग विलियन कहें या इसको अभिकर्मक कहें, ये हमारा केवल किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ में। उसी हिसाब से सिप भी, ये भी हमारे किसके साथ क्रिया करता है, केवल एल्डिहाइड के साथ में ही। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और आपसे कभी कभार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेमस रहता है कि अगर हम आयोडोफॉर्म परीक्षण पूछा जाता है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या होता है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण ये होता है कि उसमें हम ये पहचान लेते हैं परीक्षण से कि वो उसमें कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है। कुछ पूछता है कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दे सकता है, तो केवल ईथर वाले जो होते हैं वो आयोडोफॉर्म डाइमेथिल ईथर, ये क्या कह सकते हैं, डाइमेथिल ईथर, ये हमारे पास आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दे सकता है। तो वो क्वेश्चंस को भी ध्यान रखिए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, वहां से आपको रिप्लाई किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, सारी डिटेल देख लें, सारी डिटेल दे रखी है, मेरा नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सब भी है, सब कुछ है उसमें। किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, बताइए किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पे निर्भर करता है। तो आपने पढ़ा होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो मैं आपको बता दूं जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला लिखा जाता है, ठीक है, x/t। तो ये क्या है, ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और अभी सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था एसआई का, उसमें पूछा था कि कोटि को निकालना पूछ दिया था, अभी वो क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मतलब क्या होता है, के निर्भर करता है अभिकारक की प्राथमिक सांद्रता, समय पर तापमान। तो किस पे निर्भर करता है, केवल तापमान पे और अभिकारक की सांद्रता पर भी करता है, लेकिन इसमें देर का प्राथमिक पर नहीं। मतलब अभिकारक की सांद्रता अगर बढ़ेगी तब वो हमारे पास ये वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा, ऐसे होता है, समय पर नहीं करता। आप कहोगे सर यहाँ पर तो टी आ गया तो समय पर तो करना चाहिए, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, ओरली नहीं है। अभिक्रिया का अगर वेग स्थिरांक आपसे पूछा जाए, केवल अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एक के की वैल्यू, ये तो शून्य कोटि में कहे तब ये टी पर डिपेंड करेगा। तो केवल जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है किस पे डिपेंड करता है, आप लिखिए
ये हमारा डिपेंड करता है दाब पर, दाब बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको और फिर डिपेंड करता है हमारा ताप पर यानी टेम्परेचर पर, फिर अभिकारक की सांद्रताओं पर, अभिकारक की सांद्रताओं पर यानी अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो ये हमारा बढ़ेगा यानी सांद्रताओं पर, सांद्रताओं पर। और यहाँ जो टी है ये हमारे पास समय है, ठीक है। यहाँ पर ये सॉरी ये ताप है, समय पर नहीं करेगा, ताप पर करेगा, ठीक है। ये ताप है हमारे पास, तो इन पर ताप पर, सांद्रताओं पर, इस पर करता है। और साथ ही साथ अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उत्प्रेरक पर करता है, उत्प्रेरक पर भी डिपेंड है। अगर उत्प्रेरक धनात्मक होगा तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अगर उत्प्रेरक ऋणात्मक होगा, धनात्मक उत्प्रेरक पूछ लेगा तो धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, और ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब जिसके ऊपर ऋणावेश चार्ज हो, ऋणात्मक। जैसे धनात्मक ये हो गया और ऋणात्मक होता है H3PO4। अब कहोगे सर ये तो पूरा कंपाउंड लिख दिया, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, प्लस का 1 चार्ज, और PO4 के ऊपर क्या होता है, माइनस का 3 चार्ज। किसका चार्ज ज़्यादा हो गया? इसका चार्ज ज़्यादा हो गया। वैसे तो ज़्यादा यही है, लेकिन माइनस में कौन ज़्यादा है? माइनस को छोड़कर तो 3 है, ये प्लस है, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है। अगर मैं बात करूँ कोई और उत्प्रेरक ले लो, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं बात कोई भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा हमारे पास बन के आ जाए, BF3 आ जाए, तो ये कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा? अगर उत्प्रेरक के केस में आ जाए, फिलहाल तो उत्प्रेरक नहीं होता, अगर आ जाए तो क्या होता है, B के ऊपर हमारे पास +3 होता है और F के ऊपर -1 होता है, यानी ज़्यादा कौन है? A। यानी कि जो वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसमें अगर माइनस में वैल्यू ज़्यादा है तो वो ऋणात्मक, और प्लस में ज़्यादा है तो वो धनात्मक। और धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग घटा देता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका ये चीज़ क्लियर हुआ, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया ये होती है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको पढ़ लेना चाहिए। इससे क्वेश्चंस पता क्या बन जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निर्भर करती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ये हमारे पास विघटन स्थिरांक, एक कैसे विघटन की दर है, यहाँ क्या है x, विघटन की दर, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वो द्वितीय घात के समानुपाती, तृतीय कोटि की अभिक्रिया तृतीय घात के समानुपाती। इसी प्रकार nth कोटि की अभिक्रिया जो होगी उसमें जो अभिक्रिया का वेग होगा या वेग व्यंजक कह दीजिए k जो होता है, वो क्या करता है, अभिक्रिया की nth घात के समानुपाती होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और निर्भर किस पे करता है वो तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया। अब कभी कभार कह देता है कि अभिक्रिया की कोटि निकाल लो, तो आपसे क्या करता है, आपको एक इक्वेशन दे देता है वेग बराबर, और आपसे कह देता है इधर लिखा होता है k और इधर होता है a, इसकी होता है 3/2 पावर इंटू b, और इसकी होता है -1/2। और कहता है अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन आया था CRPF ASI के एग्जाम में जस्ट अभी। वो क्या था, इसमें कोटि बताओ, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सांद्रताओं का योगफल, सांद्रता की घातों का योगफल। सांद्रता क्या है, एक ही सांद्रता A है, और सांद्रता हमारे पास A है, और इसकी घात क्या है 3/2। ये सांद्रता हमारे पास B है, इसकी घात क्या है -1/2। सांद्रताओं की घातों का योगफल करा दीजिए, 3/2 और प्लस माइनस का 1/2 कराइए, योगफल कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 1/2 यानी 2/2 बराबर 1, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। 6 में आपसे कह रहा है कि परमाणु कक्ष है, परमाणु कक्ष है। परमाणु कक्ष का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्बिटल है वो क्या है, परमाणु कक्ष। तो इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार मार्ग, परवलयाकार मार्ग, नाभिक के सभी और त्रिभुमीय क्षेत्र, यह वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। ये पूछा जाता है कभी कभार ऐसे कि वह स्थान कौन सा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, तो ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, ऑर्बिटल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ये हमारे पास नाभिक है, ये हमारे पास कक्षा है यानी कोश हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आप नाभिक के अंदर पाओगे, नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। बाकी ये कोश जो होते हैं इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनको चाहे कक्षक कहें, ऑर्बिटल कहें या कहें कोश, इनमें हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, केवल कक्ष कहें। और नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, उसके नाभिक में। नाभिक पर धनात्मक चार्ज होता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर जो बल लगता है बहुत बड़ा बल होता है। क्वेश्चन आता है फिजिक्स में कि सबसे दीर्घ परास बल, तो दीर्घ परास बल जो होता है वो तो गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन लघु परास बल ये है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो बल होता है वो हमारे पास नाभिकीय बल होता है। इस चीज़ को भी आप याद करके रखिएगा। तो सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स में सबको लेकर चल रहा हूँ मैं, बस आपको बने रहना है। बने रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल ही जाएगा।
अगला क्वेश्चन से आप देखें, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है क्लोरीन के अंतिम ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑर्बिट का मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2n² के हिसाब से। अब इसका तो आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं, पता होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जैसे पहले 2 फिर 8 और फिर 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, आवर्त तालिका के तीसरे पीरियड के तत्व कितने हैं। अब देखिए, अब आप तो काउंट करने लग जाएंगे कि आवर्त तालिका में तीसरे पीरियड में कितने तत्व हैं। तो मैं बात बता दूं, जैसे कि ओवरऑल अभी तक जो खोज हो चुकी है वो खोज हो चुकी है 118 एलिमेंट की। और 118 एलिमेंट में अगर मैं बात करूं, जो 118वां एलिमेंट है शायद इसका नाम है ओजी करके, ओजी इसका सिंबल है, देख लेना, पूछा जा सकता है। और उससे पहले जो खोज हुई है 118 से यानी 117 वाला, वो कौन सा है। और ओजी जो आया है ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास अक्री एलिमेंट है, ये भी ध्यान रखना, अक्री है। और 117 क्या है, हैलोजन है। और बाकी जितने खोजे गए हैं वो क्या है, सब ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमण तत्व हैं। तो ये यहाँ तक खोज हुई है अभी, इसके बारे में ध्यान रखना। और आवर्त तालिका में जैसे कि हमारे पास क्या है, ये भी सीआरपीएफ में क्वेश्चन आया था। देखिए आप लोग ध्यान रखें कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, या कह दीजिए मॉडर्न आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर 2-3 आ ही जाते हैं। कहीं आपको घुमा फिरा के पूछेगा तो आपको उस आवर्त सारणी के जो पॉइंट होते हैं कि वर्ग के विशेषताएं और आवर्त की विशेषताएं, यहाँ से याद करके जाना है कि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और ये भी क्वेश्चन यहीं से है। तो मैं अगर बात करूँ तो देखिए, अब मैं थोड़ी आवर्त सारणी की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जब बात आ गई है। हमारे पास क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं आधुनिक आवर्त सारणी की मेंडलीव के हिसाब से बात की जाएगी तो 6-8। एक क्वेश्चन आया था कि मेंडलीव के हिसाब से बताइए, मेंडलीव के अनुसार कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। तो मेंडलीव के हिसाब से 6 आवर्त होते हैं और 8 वर्ग होते हैं। इस चीज़ को भी आप याद करके रखिएगा मेंडलीव के अनुसार। वैसे तो 7 और 9 भी कहीं कहीं आपने किताब में पढ़ा होगा, 7 और 9, लेकिन मेंडलीव के अनुसार यही हमारा आंसर राइट है, 8, 6 और 8। और कहीं कहीं आपको 7 और 9 भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आधुनिक आवर्त सारणी देखी जाए तो आधुनिक की अगर बात करें, आधुनिक, तो आधुनिक में आपने देखा होगा जो हमारे पास आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। और जो हमारे पास वर्ग होते हैं वो 18 होते हैं। ये हमारे पास क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास जो आवर्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे ऐसी जो लाइन खींची होती हैं, ऐसे ऐसे अगर चलेंगे तो ये क्या है, आवर्त हैं। और अगर ऐसे ऐसे चलेंगे तो ये क्या है, वर्ग हैं। तो ऐसे ऐसे लाइन हमारे पास आवर्त सारणी देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें 18 हैं। और ऐसे ऐसे जो लाइन है उसमें 7 हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा, रिव्यू करवाऊंगा मैं इस चैनल पर, तो आप यही कहेंगे सर अगर मैंने आपसे पढ़ा होता तो मेरा पेपर अच्छा हो जाता, क्योंकि यहीं से सब क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देख लीजिए कि पहले आवर्त को क्या कहते हैं, पहले दूसरे तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। पहले दूसरे तीसरे को लघु आवर्त, और तीसरे चौथे पांचवें छठे इनको सबको दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसको भी आप याद रखना। प्रारूपी तत्व की अगर बात करें, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि विकर्ण संबंध यानी आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध कौन कौन से तत्व दिखाते हैं। तो विकर्ण संबंध की अगर बात की जाए तो दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं क्या है, वो विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरे आवर्त के तत्व को प्रारूपी तत्व भी कहते हैं। प्रारूपी तत्व, प्रारूपी तत्व, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, ठीक है। और जो हमारे पास और जो तत्व हमारे क्या कह दीजिए दीर्घ आवर्त के तत्व होते हैं वो कहलाते हैं सामान्य तत्व, या ऐसे कहते हैं कि दीर्घ आवर्त के तत्व अगर प्रारूपी तत्वों से मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सामान्य तत्व। तो सामान्य तत्व की एक और सबसे अच्छे से डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य तत्व क्या होते हैं, जो हमारे एस ब्लॉक में है और पी ब्लॉक में है, ये सब क्या है, सामान्य तत्व हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व क्या है, जैसे कि एस ब्लॉक के क्या है, 1A यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन से शुरू होकर नीचे तक, फ्रांसियम तक, और जो मैग्नीशियम से नीचे तक आ जाता है, ठीक है, रेडियम तक, ये हमारे पास एस ब्लॉक है। बीच में डी ब्लॉक आता है, स्केडियम से डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, और उसके बाद हमारे उधर पी ब्लॉक होता है, और नीचे लेंथोनाइड, एक्टोनाइड हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो फिर आपसे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप उस पर देखिए। ये पूछेगा कि बताइए आवर्त जो है, प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, द्वितीय आवर्त में कितने हैं। तो आप देखिए हमारे पास आवर्त कितने हैं, 7, यानी कि पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सॉरी 7 आवर्त हैं। तो पहले आवर्त में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8,
तीसरे में भी 8, फिर चौथे में 18, फिर 18, फिर 18, फिर 18। इसको ध्यान रखिएगा, 2 8 8 18 18 ऐसे आपसे एलिमेंट पूछ देता है कि पहले आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, तो 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18 18 18, फिर सब 18 18 एलिमेंट हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करूं ओवरऑल वर्ग की, बात कर लेता हूं कि वर्ग में कितने एलिमेंट होते हैं। तो पहला जो हमारा फर्स्ट ए वर्ग है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो हैं 7। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं सेकेंड में, तो इसमें जो एलिमेंट हैं वो हैं कितने, 6। अब फिर मैं थर्ड की बात कर लेता हूं, तो थर्ड में भी हमारे पास क्या है, 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। थर्ड 4, ये हमारे 4 की बात करूं, 4 में भी 6, मतलब ओवरऑल सब में फिर 6 एलिमेंट हैं। लेकिन जो हमारे पास 18वां वर्ग है, 18वां वर्ग है, इसमें भी हमारे पास 7 एलिमेंट हैं। 18वां है, इसमें भी हमारे पास 7 एलिमेंट होते हैं। और हर वर्ग के जितने तत्व हैं सबके समान गुणधर्म, समान ही सब कुछ होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो अब क्वेश्चंस आप देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा था कि तीसरे पीरियड यानी कि 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़िए कि आधुनिक आवर्त तालिका के किसी समूह में नीचे से ऊपर जाने पर धात्विक गुण, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाने पर धात्विक गुण। तो मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में इधर लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के हिसाब से कार्बन तक संयोजकता बढ़ती है और ऑक्सीजन के हिसाब से हमारी क्लोरीन तक, ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन तक संयोजकता बढ़ जाती है। यानी कि इधर जाने पर संयोजकता भी बढ़ती है, गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते हैं, आयनन भी वो बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या केवल छोटी हो जाती है, ये सब बातें नोट करना। परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, क्रियाशीलता भी घट जाती है और आध्यात्मिक लक्षण बढ़ता है। आध्यात्मिक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। और जो हमारे पास धन विद्युतीय तत्व का गुण होता है वो भी घट जाता है इधर, यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व का लक्षण बढ़ता है। घनत्व हमारे पास कम हो जाता है इधर जाने पर, ठीक है। और जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, धात्विक गुण, नीचे आने पर धात्विक गुण, यहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक, यानी कि अधात्विकता, इधर हमारे पास धात्विकता, इधर हमारे पास धातुओं का गुण बढ़ता है, यानी कि धन विद्युतीय लक्षण इधर आने पर बढ़ता है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण घटेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक गुण। देखो धात्विक गुण कहें या धन विद्युतीय लक्षण कहें, बात एक ही है। अधात्विक गुण कहें या ऋण विद्युतीय लक्षण कहें, बात एक ही है, इसको भी ध्यान रखना। तो क्या होगा, घटेगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। और अगर मैं आपके बात कर लूँ कि कभी एक बार पूछ दिया जाता है कि अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड की बात आ जाती है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आवर्त में ऐसे जा रहे हैं तो इधर क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है और नीचे आने पर क्षारिकता बढ़ती है। तो इधर जितना चलेंगे उधर अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी, यानी कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये कम अम्लीय, इनके ऑक्साइड कम अम्लीय होते हैं। जैसे MgO, ये हमारे पास क्या है, कम अम्लीय है, यानी कि क्षारीय ज़्यादा होगा, अम्लीय कम होगा, ठीक है। एक कम अम्लीय है, इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ जाएगी। और अगर हमारे पास यही ClO2 आ जाए तो ये ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, यानी इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ जाती है और नीचे आने पर क्षारीयता बढ़ जाती है। इधर क्षारीय, यानी क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है, तो हमारी बात करें तो Na2O क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। और अगर और नीचे चले जाए, फ्रांसियम में चले जाएं, तो फ्रांसियम का देखेंगे तो Fr2 है सबसे ज़्यादा, Fr2O सबसे ज़्यादा अम्लीय एलिमेंट है हमारे पास। तो इधर आने पर क्षारीय Fr2 यानी फ्रांसियम नीचे आएंगे तो ये क्षारीय, यानी सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण इसके पास होगा, यानी इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ेगी और इधर आने पर क्षारीयता बढ़ेगी। तो इसको भी आपको याद करके रखना है। बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 70 देखिए। 70 में आपसे कह रहा है, सॉरी 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहिए, आपके स्क्रीन पर 70 शो हो रहा होगा। किसी परमाणु के nth ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, nth ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो 2n² के रूल से ही तो भरते हैं, तो nth में कितना होगा, 2n² ही होगा। तो 2n² के बारे में बताना है। देखो 2n² किसने दिया था, 2n² का इलेक्ट्रॉन की विन्यास यानी 2 8 18 करके ये हमारे नील्स बोर ने बताया था। और 1s2 2s2 ये किसके हिसाब से भरे जाते हैं, ऑफ-बाउ रूल, ठीक है। ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से हम लोग इसको ऐसे भरते हैं। सारे क्वेश्चंस दिमाग में बसा के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके लिए। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके स्क्रीन पर 71 शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आप 11 को पढ़िएगा, बॉक्साइट अयस्क। तो अयस्कों से भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो निष्कर्षण वाला चैप्टर है इसको आप देखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर सारे सब इसमें शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर अब 11 देखिएगा। 11 क्या कह रहा है? 11 में आपसे कह रहा है बॉक्साइट एस्क है, तो मैं आपको बता दूं बॉक्साइट एस्क एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम के जो फेमस एस्क हैं वो होता है बॉक्साइट ही इसका मेन एक्स है, इसी से क्या होता है इसका निष्कर्षण होता है बॉक्साइट। इसका सूत्र होता है Al2O3 फार्मूला पूछा जाता है पेपर में 2H2O, ठीक है, ये हमारे पास होता है। फिर इसका एक क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट भी इसका एक एस्क होता है, क्रायोलाइट। इसका होता है हमारे पास Na3AlF6 इसका फार्मूला पूछ दिया जाता है। सोडियम का भी हमारे पास क्रायोलाइट क्या है? वैसे तो सोडियम का हमारे पास होता है NaNO3, इसको शायद चिली साल्ट पीटर कहते हैं, चिली साल्ट पीटर। AS किसका होता है? सोडियम का, लेकिन ये भी हमारे पास होता है, तो इसको भी ध्यान करके रखना है। कैल्शियम का पूछा जाता है एस्क, तो होता है फ्लोरोस्पार CaF2, एक कैल्शियम का एस्क होता है फ्लोरोस्पार। और अगर एल्युमिनियम की बात करें तो कोरंडम, आपने नाम सुना होगा कोरंडम का फार्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू H2O, ठीक है, हमारे पास कोरंडम होता है। और हमारे पास होते हैं जिसमें केवल Al2O3 आता है, तो इसके मेन एस्क हैं। तो आप धातुकरण निष्कर्षण वाला चैप्टर पढ़ लेना, उसमें आप एस्क याद कर लेना। कापर का कापर पैराइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कापर का कापर पैराइट होता है। कापर पैराइट का फार्मूला देना CaFeS2 कापर पैराइट हो गया। पैराइट में यस आ जाता है, इसको आप ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक में क्या होता है? जिंक कैलामाइन होता है ZnCO3, एक कैलामाइन सबसे इंपॉर्टेंट एक्स होता है। जिंक ब्लड भी होता है ZnS, ये भी आप ध्यान रखना, ये हमारे जिंक के एस्क हैं। तो आप एक बार धातु का निष्कर्षण वाले में जो है याद कर लेना, बाकी फार्मूले याद कर लेना, नाम भी याद कर लेना। जैसे आपका पूछा जाता है हेमेटाइट किसका होता है? Fe2O3 इंटू H2O, ठीक है, शायद यहाँ पर 6 या 5H2O होता होगा, तो ये किसका है? हमारे पास आयरन का है इसका, तो आयरन के भी इंपॉर्टेंट एक्स होते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए 11वां क्वेश्चन का तो हो गया। फिर एल्युमिनियम यानी कि इसका बी आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए आप। 12वें से आपसे कह रहा है, ठीक है, कोरंडम का मैंने गलत तो नहीं लिखा था, कोरंडम का शायद यही होता है H2O, ठीक है, कोरंडम का Al2O3 होता है। और हमारे पास जो आता है वो डाइस्पोर होता है। अगर हम यहाँ पर डाइस्पोर का लिखें, बैक साइड में डाइस्पोर एक आता है, डाइस्पोर इसका होता है हमारे पास Al2O3 इंटू 2H2O, ये होता है डाइस्पोर, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए 12 देखिए। 12 में करा निम्न में कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? देखो आयोडोफॉर्म अभी बताया था, आ गया क्वेश्चन। तो कौन नहीं देता है आयोडोफॉर्म परीक्षण? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण डाई एथिल कीटोन यानी कि डाई एथिल, सिंपल सी बात हो गई, 2-पेंटेनॉल भी देता है, लेकिन ये जो बी वाला आंसर है हमारे पास डाई एथिल कीटोन। और आयोडोफॉर्म परीक्षण क्यों होता है ये जानने के लिए उसमें क्या है, एसीटोन है यानी कीटोन वाला है कि अल्कोहल वाला है या फिर एल्डिहाइड वाला है, ये चेक करने के लिए हम लोग आयोडोफॉर्म परीक्षण को करते हैं। आप कहोगे सर डाई एथिल कीटोन क्यों नहीं देता है? तो मैं बता दूं कि ये डाई वाले जितने भी हैं, चाहे ईथर आ जाए या डाई एथिल आ जाए, ये हमारे आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं। कौन कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? ध्यान रखिए, एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा और एल्कोहल देगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यही हमारे आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ZnHgHcl द्वारा कीटोन को उपचयन को क्या कहते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करिए जल्दी से, फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग करिए आप लोग करिए फिर मैं बताऊं क्या होता है भाई। और देखिए अगर आप लोग इस वीडियो में सपोर्ट दिखाएंगे तभी आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। बहुत मेहनत लगता है, मैं अपने स्टूडियो से ही आज रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो। लगभग मेरा 5:30 बजे मैंने ऑफलाइन बैच को छोड़ा है और उसके बाद में फिर मैं तुरंत ही रिकॉर्ड करना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ZnHgCl ये हमारे पास क्लीमेंसन अभिक्रिया होती है, क्लीमेंसन अभिक्रिया, उसके लिए क्लीमेंसन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना क्लीमेंसन अभिक्रिया में, ठीक है। और इन अभिक्रियाओं के बारे में हम आपको नेम रिएक्शन का एक वीडियो देंगे। केमिस्ट्री में हम आपको नेम रिएक्शंस करवाएंगे, जैसे क्लीमेंसन अभिक्रिया में ए यूज होता है। फिर मैं बताऊँ बेयर का अभिकर्मक पूछा जाता है, बेयर का अभिकर्मक
तो बेयर का विकर्मक क्या होता है KMnO4, ये बेयर का विकर्मक होता है। उसी हिसाब से बहुत सारे विकर्मक नाम, रोजनमुंड में सोडियम वाला आ जाता है, रोजनमुंड में शायद NaOH का यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको नेम रिएक्शन का एक वीडियो बनाऊंगा, लगभग उसमें 10, 15, 20 नेम रिएक्शन होंगे, वहाँ से क्वेश्चंस बनता है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से कौन बेनेडिक्ट विलियन के साथ गर्म करने पर CO2 का लाल अवक्षेप नहीं देता है, ठीक है। बेनेडिक्ट विलियन के साथ गर्म करने पर CO2 का लाल अवक्षेप नहीं देता है। तो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अगर इनकी बात करूँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम फार्मूला, सेम ही, कुछ गुण अंतर होते हैं, फार्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन जो सुक्रोज होता है वो बेनेडिक्ट के साथ लाल रंग नहीं देगा, ये आप ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा कि सुक्रोज हमारे पास बेनेडिक्ट विलियन के साथ में मिलकर जो है CO2 का लाल अवक्षेप नहीं देता है। बाकी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोस ये लगभग समान ही होते हैं, बस इनमें गुणों में थोड़ा अंतर होता है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना और चाहते हैं तो आप कमेंट में आइए, फ़ोन करिए मेरे पास, व्हाट्सएप ग्रुप पर आइए, आपको सब क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। किस मिश्र धातु में क्रोमियम पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस मिश्र धातु में क्रोमियम? मिश्र धातु में, यानी कि धातु के निष्कर्षण जब आप पढ़ेंगे तो मिश्र धातुओं वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। जो हमारे पास क्रोमियम होता है वो पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। स्टील क्या लिखा? स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है हमारे पास? क्रोमियम, यानी निकिल और क्रोमियम होता है इसमें, निकिल प्लस क्रोमियम, और इसमें आयरन भी होता है, निकिल प्लस Fe प्लस Cr, ठीक है। इसमें इतना हमारे पास होता है। और मैं बात करूँ जैसे पीतल की, चलिए लिख लीजिए, पीतल में क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। कांसा की बात करूँ, कांसे में होता है हमारे पास कॉपर प्लस Sn। और अगर मैं बात करूं जो पूछा जाता है पेपर में, नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु होती है? नियान और नाइक्रोन, शायद हाँ, निकिल और क्रोमियम की, ठीक है, निकिल और क्रोमियम की ये हमारे पास क्या होती है? नाइक्रोम धातु होती है। उसके बाद में जो क्या था, सोल्डर वो होता है जिससे टाँके लगाए जाते हैं, सोल्डर वो होता है जिससे टाँके लगाए जाते हैं। टाँका लगाने वाला तार किसका होता है? टाँका वाला तार, यानी कि इसको कहते हैं सोल्डर। कंफ्यूज नहीं होना आपको, सोल्डर। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास होता है Sn और प्लस Pb, ठीक है, Sn प्लस Pb। और जो हमारे पास फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार जिस मिश्र धातु से बनता है उसमें क्या होता है? उसमें भी हमारे पास क्या होता है? यही Sn प्लस Pb, यानी फ्यूज तार के लिए अगर बात करें तो इसमें भी हमारे पास Sn प्लस Pb ही होता है। तो इतनी ज़्यादातर आप इन्हीं को ध्यान रखिएगा, आपसे यहीं से मिश्र धातुओं से क्वेश्चंस बन जाता है। बाकी और भी हैं, आप पढ़ लेना उनको, ठीक है। तो यहाँ पर 15वां जो क्वेश्चंस था उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। प्रबलतम ध्रुवण क्षमता वाला आयन कौन सा है? समझिएगा, प्रबलतम ध्रुवण क्षमता वाला आयन, प्रबल ध्रुवण कौन होगा? देखिए, जिसके ऊपर पहली बात तो आवेश कम हो, ठीक है, और जिसका आकार क्या हो? एक तो बहुत बड़ा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर आवेश कम हो। प्रबल अगर निकालना कि प्रबल ध्रुवण शक्ति किसकी है, तो जिसके ऊपर आवेश कम हो वो हो जाएगा। तो इसमें आवेश किसके ऊपर कम है? Ba2 Ca, तो 2 वाला तो होंगे नहीं, Li वाला होगा, और Cs वाला, इनके ऊपर क्या है? कम आवेश है। और फिर जिसका आकार बहुत बड़ा हो, समझिएगा बात को, आकार बड़ा हो लेकिन आवेश कम हो, आकार बड़ा हो और आवेश कम हो तो वो क्या होता है? बताइए, ठीक है, कि आकार भी छोटा होना चाहिए। मेरे हिसाब से आकार भी छोटा होना चाहिए यार, फिर, क्योंकि अगर चार्ज कम हो, सबसे ज़्यादा ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण कौन को पाएगा? जिसका आकार भी कम होगा और जिसके ऊपर चार्ज भी कम होगा। तो मेरे हिसाब से आप यही लिखिए कि जिसके ऊपर चार्ज भी कम हो और आवेश भी कम हो, चार्ज भी कम हो, आवेश भी कम हो, सॉरी, चार्ज आवेश तो एक ही बात है, यानी कि आकार भी कम हो। तो इसमें देखिए आकार किसका कम है? बड़े वाले हटाइए, BAC हटाइए, CS देख लीजिए, CS और Li को देखिए, Li पॉजिटिव CS पर किसका आकार बड़ा होगा? बताइए। इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और इधर जाने बढ़ती है, यानी CS जाएंगे, परमाणु त्रिज्या CS की बड़ी होगी, इसका आकार बड़ा होगा और इसका आकार छोटा होगा। राइट आंसर Li। D, 16 का D,
राइट आंसर Li हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका आकार भी छोटा है और इसके ऊपर चार्ज भी कम है। चार्ज कम हो और आकार छोटा, वही उसके पास ज़्यादा ध्रुवण शक्ति होती है, ये समझ लेना। क्वेश्चन नंबर आप देखिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉन पोलर और पोलर वाले कि वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलो इसको बता देता हूँ। देखिए, सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ भाई साहब। आप केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ, खासकर BCF ROR में जहाँ भी केमिस्ट्री पूछी जाती है तो ये चैनल सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो जहाँ जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री की तैयारी करता है तो उस चैनल से आप जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री के अच्छे से नोट्स और साथ ही साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा और आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यानी कि ध्रुवीय कैसे पहचानेंगे, कौन ध्रुवीय है ध्रुवीय और कौन है अध्रुवीय। तो ध्रुवीय कैसे पहचानते हैं? जिसमें हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हमारे पास डज नॉट 0 आती है तो ध्रुवीय होता है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो क्या होता है? अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय होता है। अब कहोगे सर ये क्या बता दिया, हम कैसे जानेंगे म्यू बराबर 0 आएगा या नहीं आएगा? सच बात है। तो म्यू का फार्मूला होता है, अगर फार्मूला छोड़िए आपको सीधा सीधा बताते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, सीधा सीधा आप ये देख लीजिए। हमारे पास NH3 है, चलो एक क्रम लिख दीजिए जो आपके पेपर में ज़्यादा आता है, उसको लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा ध्रुवीय कौन होता है? H2O, फिर NH3 और फिर NF3। सबसे ज़्यादा ध्रुवीय H2O, फिर NF3 और फिर NH3 फिर NF3। एक क्रम से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कौन ज़्यादा ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय कौन है? H2O। कैसे पहचानते हैं कैसे नहीं, वो मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूँ इसके माध्यम से ही, तो देखिएगा। तो चलो इसको आपने लिख लिया। जैसे हमारे पास अगर ध्रुवीय निकालना है, जैसे मैं बात करूँ CO2 की, CO2 के फार्मूले की बात करूँ तो उसको क्या लिखेंगे? O डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, यही तो लिखेंगे इसको CO2 को। तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कौन है इसमें? ऑक्सीजन है। कार्बन से तो इधर आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किधर? इस साइड में शिफ्ट होगा, तो ये तो हो जाएगा पार्शल ऋणात्मक, ये हो जाएगा पार्शल पॉजिटिव, और इधर इस साइड जाएगा क्योंकि इधर भी ऐसे तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी माइनस हो जाएगा। सीधे सीधे समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर एक जाए और एक एरो इधर आए तो क्या होगा? एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा? म्यू बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? नॉन पोलर एलिमेंट हो गया। जैसे मैं बात करूँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो, तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है? म्यू बराबर 0 होता है। जैसे आपको समझा देता हूँ आपको, आपके समझ में आ जाएगा। इसको बिगाड़ दूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे के ज़्यादा है कम है। जैसे CCl4 लेता हूँ, तो इधर एक कार्बन, ठीक है, इधर एक क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन है? क्लोरीन है। देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन की ज़्यादा होती है, और हमारे पास सब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज़्यादा, और अगर हम कहें विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा है तो फ्लोरीन की ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन बंधुता के आगे, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही बात होती है, तो वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की ज़्यादा और विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा। और क्रियाशीलता के लिए आपको पता होना चाहिए, इधर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, इधर जाने पर घटती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इस चीज़ को फिर बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? Cl की, और विद्युत ऋणात्मकता हमारे पास फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। आपसे क्रम पूछा जाता है पेपर में, लिखा देता हूँ। पहले इधर देख लीजिए, ये हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, क्या होगा? सब लोग अपने अपने भाग जाएंगे, यानी कि यहाँ पर म्यू क्या होगा? 0 हो गया। तो क्या होगा? नॉन पोलर एलिमेंट हो गया। बात करता हूँ NH3 की, चलिए। N हो गया, इधर हमारे पास H हो गया, इधर हमारे पास H हो गया, इधर हमारे पास H हो गया। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा है? N की ज़्यादा हाइड्रोजन से, तो इधर जाएंगे, इधर एरो लगेगा, इधर एरो लगेगा, यानी कि ये तो इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, डेल प्लस पार्सली, और इसके ऊपर माइनस आएगा। तीनों एक साइड, यानी कि ऐसे ऐसे
और ऐसे, तीनों एक तरफ आ रहे हैं, यानी कि इसमें कोई कैंसिल होने वाला ही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, डेल डज नॉट, म्यू डज नॉट जीरो, यानी ये क्या हो गया, पोलर एलिमेंट हो गया, ध्रुवीय एलिमेंट हो गया। तो नॉन पोलर और पोलर कैसे पहचानते हैं, तो देखो इधर तीनों एक साइड थे। अब मैं आपको NF3 का करके दिखा रहा हूँ, NF3, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं ज़्यादा और कम। NF3 देख लीजिए, ये तो हो गया N, इधर भी हो गया F, इधर भी F और इधर भी F। तो देखिए आप, F तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है नाइट्रोजन से, तो इधर और फिर इधर और फिर इधर, यानी कि F के तरफ जाएगा, A माइनस A प्लस, सब वैल्यू बदल रही है, AB माइनस और AB माइनस। क्या हुआ, एरो कैसे बन गए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। तो एक क्या हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम से दूर जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल मेटल की तरफ, यानी जो बीच में एटम है जो घिरा हुआ है, अगर उसकी तरफ एरो ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा ध्रुवी होगा। और अगर उसके बाहरी तरफ, जैसे यहाँ पर एक इधर, तो ये भी है तो ध्रुवी ही, कैंसिल आउट इसमें भी नहीं हो रहे कोई, मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ए वाला तो रह गया, तो इसके कारण ये भी क्या है, ध्रुवीय है, यानी कि डज नॉट जीरो, लेकिन कम ध्रुवीय है, किससे, इससे। और बात करता हूँ जल की, H2O की, OH और H, यहाँ पर लोन पेयर भी होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट, तो इधर जाएगा इधर जाएगा, यानी दो एरो इसके तरफ जाएंगे, इस पर लोन पेयर है। लोन पेयर अगर किसी के ऊपर है, ठीक है, तो लोन पेयर क्या होता है, ज़्यादा ऋणात्मक होता है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है। तो इधर भी कहने का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, डेल माइनस, ये भी डेल माइनस, ये तो दे रहे हैं, सॉरी ये डेल प्लस आएंगे, और ये भी डेल प्लस आएगा, यहाँ पर डेल माइनस, यानी कि इधर भी लोन पेयर है, इधर भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ऐसे एरो बनेंगे, एक ऐसे एक ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण होगा ज़्यादा होगा। तो यही रूल होता है, यानी कि अगर इधर उधर जा रहे हो, ख़त्म कर दें एक दूसरे को, तो नॉन पोलर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हमारे पास, आप एरो से चेक कर सकते हैं कि वो ज़्यादा ध्रुवी है या कम ध्रुवी है, या फिर ख़त्म करेगा या नहीं करेगा, मैंने समझा दिया, अदरवाइज आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो कॉन्सेप्ट फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ। तो 17वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, प्रबलतम ध्रुवीय, ये तो डी हो गया था। 16 का कह रहा 10 आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शक्ति कितनी होती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शक्ति, 10 आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शक्ति। तो मैं अगर बात करूं, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शक्ति कितनी होती है, 3। ये ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो शक्ति होती है, एक, ये तो डिम हो गया लगता है पेन, ये तो डिम हो गया, मुझे लगता है कि इसको, इसमें थोड़ा ऑयल डालना चाहिए, मतलब इसका जो पड़ता है इंक। आप लोग लगातार बने रहिए और पढ़ते रहिए। देखो कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको लीड लगाना ना, बस बैठ के सुनना है। सारे कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर ले जाएंगे तो आपको बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। 17 कह रहा है क्वेश्चंस, मैंने क्या बताया, मैंने कहा एक, चल जा भाई, आप ऐसे सुन लीजिए कि 1s2 H2O2, यानी कि एक H2O2 में क्या होता है, 3% हमारे पास पेरोक्साइड होती है, क्या बता दिया, एक आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 3% होती है शक्ति। इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, तब तक आप लोग ट्राई करिए इसका कितना आंसर आएगा। 10, अगर एक में 3 है, 10 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा भाई साहब। आपको इतना तो आपको आता ही होगा। यानी कि एक H2O2 आयतन की बात करी जाए तो कितना होता है इसके पास, 3%। तो 10 H2O2 कितना होगा इसके पास, 30%। डायरेक्ट आपको याद करके रखना है। अब बात करता हूँ O2, अगर O2 के ऊपर डबल चार्ज है तो क्या है, पराक्साइड। और अगर O2 के ऊपर सिंगल माइनस तो है सुपर ऑक्साइड। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके पेपर में। सारे कॉन्सेप्ट भर लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा 30। तो 30 तो इसमें दे भी नहीं रखा, तो इसका 77 का आप ए आंसर लगाइए। यहाँ पर 10 की जगह पर 1 ही होगा। 78 देखिए, सॉरी 78 नहीं 18, आपके वहाँ पर 78 करके शो हो रहा होगा। 18 में कह रहा है कि कौन सा लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल, लुईस क्षार। तो लुईस क्षार की कंडीशन देख लीजिए, बाकी सब तो अम्लीय होते हैं। देखिए लुईस क्षार क्या होता है, इसको लिख लीजिए, सुपर ऑक्साइड लिखा है यहाँ पर।
आप लोग बस साथ में रहिए, देखिए केमिस्ट्री का लेवल कहाँ जाता है। ऑफलाइन बैच में 80 बच्चे हैं, ऑफलाइन बैच में कुछ तैयारी वाले भी हैं, कुछ इंटर वाले भी हैं। केमिस्ट्री का लेवल उनको पता है, किसी दिन क्लास के अंदर ही बनाऊंगा, क्योंकि आपके कंपटीशन पढ़ा रहा हूं तो उनका किसी का काम का है, किसी का नहीं है, कोई किसी और की तैयारी कर रहा है, इसीलिए बाद में बनाता हूं। आप अदरवाइज किसी दिन वीडियो क्लास के अंदर बना के आपको बताऊंगा कितना रस रहता है यहाँ पर क्लास के अंदर। समय नहीं मिल पाता, 1 बजे से लगातार बैच चलते रहते हैं। चलिए देखिए, बात करूँ लुईस अम्ल की, तो देखिए लुईस अम्ल एंड लुईस बेस, इसकी पहचानने की ट्रिक मेरे ही चैनल पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, ठीक है, तो वहां पर मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगा। लुईस अम्ल और लुईस क्षार को कैसे पहचानते हैं सबसे आसान तरीके से बता रखा है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना 5-4 मिनट के। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो लुईस एसिड है, बेस है, इधर बेस थोड़ा शॉर्ट में मैं भी बता देता हूं, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। ए एसिड है, देखिए अगर सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो तो क्या होता है, वो लुईस बेस होता है। या फिर माइनस चार्ज, किसी के ऊपर माइनस चार्ज हो तब भी वो क्या होगा, लुईस बेस ही होगा, ठीक है। इसका बस इतना सा कॉन्सेप्ट या कह दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, यानी कि जिसके ऊपर लोन पेयर हो, अगर लोन पेयर भी है किसी के ऊपर तो वो क्या होगा, जैसे NH3 पर लोन पेयर होता है, NF3 पे शायद लोन पेयर होता है, H2O क्या होता है, बेस होता है, H2O इस पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो जिसके ऊपर लोन पेयर हो, जिसके ऊपर लोन पेयर हो वो भी क्या होता है, लुईस बेस होता है। या कह दीजिए जो हमारे पास लोन पेयर डोनर होता है, यानी कि जो लोन पेयर को देता है डोनर, वो हमारे पास क्या होता है, लुईस बेस होता है। ये हमारे पास लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। आप वीडियो को देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा उसका, नहीं तो आप मेरे चैनल में चले जाना या मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, दोनों प्लेलिस्ट चेक करना, किसी ना किसी प्लेलिस्ट में आपको संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के लिए, यानी कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, लुईस अम्ल, लुईस क्षार का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर सेंट्रल मेटल आइटम आपके पास Mg आ जाए, ठीक है, Be आ जाए, B आ जाए, तो हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे हमारे पास एटम क्या होते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं, जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, जैसे बोरान प्लस चार्ज या Mg डबल पॉजिटिव, कोई भी प्लस चार्ज वाले आ जाएंगे, क्या होंगे, वो हमारे पास लुईस एसिड होंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप देख लेना, जैसे कि PCl5 हो, या कह दीजिए जिनका d ऑर्बिटल क्या होता है, एम्प्टी होता है, वो भी हमारे पास लुईस एसिड होते हैं। PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, ठीक है। S वाला भी अगर आ जाए, वो भी जो अर्धचालक होते हैं, अगर उनसे कोई कंपाउंड बन रहा है तो वो क्या होंगे, वो भी हमारे लुईस एसिड में ही आ जाएंगे। जैसे CO2 हो गया, या हमारे पास SO2 हो गया, या SO4 हो गया, ये सब क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। आप वीडियो देख लेना, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, अगर लिंक ना मिले तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लुईस हम लुईस क्षार कैसे पहचानते हैं, संयुग्मी और संयुग्मी क्षार कैसे पहचानते हैं, इसका वीडियो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें BF3, जो लुईस अम्ल है, BF3। अब देखिए फास्फोरस क्यों नहीं हो, PH3, P तो N का ही तो है, इस तरह P आ जाए तो भी वो बेस होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम के बारे में। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा Cl की ज़्यादा होती है, ठीक है, Cl की सबसे ज़्यादा होती है, उससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। अभी मैं दोनों का यहाँ पर बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, बस आपको सुनना है कि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट अगर जितना मैं बता रहा हूँ इतना अगर आप कर लेंगे फिर भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो मैंने आपको क्या बताया, इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, नीचे आने पे घटती है, ठीक है, ये तो बता रखा है। लेकिन एक एक्सेप्शंस को आप समझिएगा, क्योंकि हर जगह जो हमारे पास एक्सेप्शंस होता है यानी अपवाद होता है, वो भी काम किया करता है, तो उसको भी देख लीजिएगा। वैसे तो इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या करेगी भाई, इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, नीचे आने पे घटती है। लेकिन क्रम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, Cl फिर F फिर Br और फिर FCl Br, हाँ Br फिर हमारे पास I, ठीक है, ये होता है क्रम इलेक्ट्रॉन बंधुता का।
और विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इसमें होता है सबसे ज़्यादा F, फिर Cl, फिर Br और फिर I। और पता है विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बनता है इधर जाने पर बढ़ते हैं, नीचे आने पर घटते हैं, लेकिन क्रम ए होता है, एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो किसी दिन क्लास में आप बताऊंगा, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 19, Cl वाला आंसर ज़्यादा होगा, ClFBrI यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए, तो 20 क्वेश्चंस में ही 1 घंटा पूरा हो गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो करवाऊँ, नेक्स्ट वीडियो में 2-3 वीडियो आपके लाऊं मैराथन के ही, समझ लीजिए 1 घंटे के, तो आपको लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और सारे प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। तो 20 आप देखिए क्वेश्चन नंबर, कौन अंतरा हाइलोजन है? तो अंतरा हाइलोजन क्या होता है मैं आपको बता दूं। अंतरा हाइलोजन का कॉन्सेप्ट, अंतरा हाइलोजन क्या होता है? जब अलग अलग 2 हाइलोजन आपस में मिलें, अलग अलग हाइलोजन हों और आपस में मिल जाएं, तो वही क्या होते हैं? अंतरा हाइलोजन होते हैं। तो देखिए अलग अलग हाइलोजन और उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, दोनों हाइलोजन ही हो, 2 से ज़्यादा भी हो, लेकिन अलग अलग अगर मिल जाएंगे तो अंतरा हाइलोजन। ज़्यादा हाइलोजन आपस में अलग अलग मिलेंगे तो वो ज़्यादा प्रबल होगा, कम होंगे दुर्बल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ICL। कहने का मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरा एक्सप्लेन ही किया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिले या परसों मिले, अगर आप प्यार दिखाएंगे, प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, तब आपको मिलेगा। क्योंकि अगर एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा 4-5 घंटे का, फिर देखने में भी बोरिंग फील होती है। तो 1 घंटा सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो मैं 3-4 वीडियो अगर आपको प्रोवाइड करा दूंगा इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट से, तो आपका जो है काम हो जाएगा। आप अच्छे से 15-20 क्वेश्चन आराम से कर देंगे। बिल्कुल आपको केमिस्ट्री नहीं आती होगी फिर भी कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और आज की लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि टेक्निकल इशू रहा था। कोशिश करेंगे जिस दिन हो जाए, अगर नहीं हो पाएगी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं तो इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो आप लोगों को शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।